नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज अपने घर उत्तराखंड के गांव पीपलधार में अपने पैतृक आवास की छत से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद और वंदे मातरम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको भाग 1 और भाग 2 के द्वारा अपने पिताजी के जीवन के 2 अहम पहलू दिखा चुका हूँ और आज उसी जीवन यात्रा का तीसरा भाग, जिसका नाम भी वही है, द्वितीय विश्व युद्ध में माता के पत्र सैनिक पुत्र के नाम, उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा भाग शुरू करता हूँ। आइए। तो मित्रों, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर में अमेरिकी परमाणु बमों के विस्फोट के साथ ही युद्ध अपने अंतिम चरण में था। और मित्रों, दुनिया भर में इन बम विस्फोटों से हाहाकार मच गया था। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, लाखों लोग अपंग हुए, भयंकर बीमारियां, महामारियां फैली और उस काल में इसके इलाज के लिए उतने समुचित प्रबंध भी नहीं थे। लोग भूखों मरने लग गए। इसी के साथ मित्र राष्ट्र, जिनके समूह में ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और फ्रांस थे, उनको विजयी घोषित कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों की मदद में जो भी सेनाएं द्वितीय विश्व युद्ध में अन्य देशों से गई थी, वो धीरे धीरे लौटने लगी। भारतीय सेना भी धीरे धीरे युद्ध समाप्ति के बाद वापस अपने वतन भारत में लौट आई थी। पिताजी भी हमारे वापस आकर के अपने बंगाल इंजन के ग्रुप सेंटर रुड़की में पदस्थ हो गए थे। और इसी बीच घर में उनके भाइयों द्वारा हमारे पिताजी की शादी की भी तैयारियां की जाने लगी थी और उनके लिए हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुमाऊं रेजिमेंट का जो सेंटर है रानीखेत में और अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी छावनी, उसी के पास सटा हुआ ताड़ीखेत कस्बे में उनके लिए लड़की ढूंढी गई। और लड़की वाले, जैसा कि आपको पता ही है, अपनी लड़की को जहां उन्होंने शादी करनी होती है उसके घर को देखने के लिए आते हैं, ताकि वो तसल्ली कर सकें कि हमारी बिटिया जहाँ भी जाए वो सुकून से रह सके। तो इसी उपलक्ष्य में वो लोग भी यहाँ देखने आए होंगे। तो उस ज़माने में नौकरी चाकरी तो बहुत कम ही हुआ करती थी, ज़मीन का ज़्यादा महत्व था। जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन होती थी तो वहाँ लड़की देने में लड़की वाले ज़्यादा खुश रहते थे। तो ज़मीन दिखाने के लिए जब मेरे ननिहाल वाले यहाँ पर घर बर देखने आए थे, तो हमारे मेरे यहाँ पे जो ताऊ लोग थे, उन्होंने उनको हमारे गांव में, ये सामने मैं आपको एक मंदिर दिखाऊंगा और वहाँ पे एक टीला है, आप देखिए सामने आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है और उसी मंदिर के टेकरी में आप देखिए गोल टीला है। इस टीले को कोट के नाम से जाना जाता है।
इस टीले को कोट के नाम से जाने जाता है। और इसके सामने लगभग हवाई मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो पहाड़ी दिख रही है वो रमना गांव की पहाड़ी है, जो घने बांज के जंगलों से आच्छादित है। तो ये जो सामने कोट की टेकरी है, इसी के पीछे हमारे गांव की ज़मीन है, पानी वाली खेती वाली बहुत सुंदर और प्लेन ज़मीन है, जहां ट्रैक्टरों से खेती की जाती है आज के समय में। उस समय तो बैल ही हुआ करते थे। तो इस टेकरी के ऊपर से चारों ओर दिखाई देता है व्यू पॉइंट की तरह। और यहाँ से मेरे ताऊ लोगों ने मेरे ननिहाल वालों को पूरी ज़मीन बाएं से दाहिने तक पूरे गांव की ज़मीन बता दी कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि हमारी ज़मीन उतनी थी नहीं। तो हमारे ननिहाल वाले जो देखने आए थे वो बहुत खुश हो गए, बोलो यार बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद के मालिक हैं और अच्छी जगह है, और हमारी बेटियां अच्छी जगह आ रही है, यहाँ ये राज करेगी। तो शादी तय हो गई और डेट जो है 1946 मई जून के महीने की कोई डेट रही होगी, मुझे भी अभी ध्यान नहीं है उसका। उसके बाद 46 में पिताजी की शादी के लिए जब बारात यहाँ से जा रही थी, तो उस समय रानीखेत जैसे शहर में बाराती जाने के लिए बड़ा खुश हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों की छावनी थी वहाँ पे, कुमाऊँ रेजिमेंट का सेंटर भी था। तो बारात यहाँ से वहाँ 2 दिन में पहुँचनी थी। पहले दिन रानीखेत शहर से लगभग 5 किलोमीटर पहले पंथ कोटली गांव में उन्होंने नाइट होल्ड किया था, रात्रि विश्राम किया, वहीं खाना खाया। और अगले दिन वो 10-11 बजे दिन का भोजन करके फिर बारात को उन्होंने आगे रवाना किया। बारात को रानीखेत शहर से होते हुए और 5 किलोमीटर आगे ताड़ीखेत जाना था। तो उस समय रानीखेत में गाड़ियाँ भी आया करती थी, रोड बन गया था, क्योंकि अंग्रेज़ जहाँ भी गए उन्होंने अपने सुविधाओं के लिए वहाँ रोड, रेल, गाड़ियाँ, मकान, बेंगलो वगैरह सब बनाए, मार्केटें बनाई। तो हमारी बारात में 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने रोड और गाड़ियाँ ही नहीं देखी थी 1946 में। तो वहाँ पे रानीखेत में जब वो पहुँचे रोड में, वहाँ बाज़ार में, तो उन्होंने गाड़ियाँ देखी, बहुत खुश हो गए। तो कुछ लोगों ने गाड़ी को भगवान का रूप समझ के उसको पैसे चढ़ाए, और कुछ बारातियों ने उसका जब बड़ा रूप देखा, गाड़ी का आगे को नाक निकला हुआ, 2 शीशे आँखों की तरह से, और वो आगे जो जाली लगी होती है वो नाक और मुंह की तरह से देखा, तो उन्होंने कहा यार ये घास भी खाती होगी। तो कुछ लोगों ने गाड़ी को घास भी डाली कि यार ये भूखी होगी तो घास खा लेगी और खुश हो जाएगी। तो ये उस समय का एक विशेष वर्णनीय विषय है। और हमने तो सुना ही, केवल हम तो जो पैदा हुए हमने तो तभी गाड़ी देख ली थी। उसके बाद बारात शाम को पहुंच गई अपने गंतव्य पर, और रात में वहाँ पे शादी हुई। और उसके बाद बारात अगले दिन सवेरे वहाँ से, उन दिनों लगभग 9-10 बजे रवाना हुआ करते थे, खाना वाना खा करके, लंबा रास्ता था। रात को उनको फिर पंथ कोटली ही रुकना था, जहाँ वो पहले दिन रुके हुए थे। और उसके बाद बारातियों ने वापस आते समय भी फिर गाड़ियाँ देखी और उसका पूरा आनंद लिया। रानीखेत बाज़ार में घूमे, और साथ में उन्होंने वहाँ से किसी ने कुछ ख़रीदारी करनी होगी तो वो भी की होगी। तो जहाँ ताड़ीखेत में बारात गई थी, मेरे जो नाना जी थे वो उस इलाके के बहुत बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे उस ज़माने में। तो कहते हैं कि वो उस समय अपने सोने की मुहरों और चांदी की मुहरों को, या जो सिक्के थे उनको, साल में एक-आधा बार बाहर धूप में बड़ी बड़ी चटाइयों में सुखाया करते थे। हमारे यहाँ मोटा कहते हैं, मोटा या मोड़ा, वो एक लगभग 10-12 फीट लंबी और 5-6 फीट चौड़ी चटाई होती है, बहुत मोटी, वज़नदार होती है। उसको जो गेहूं की बालियों के नीचे डंठल होता है उसको धागे में बुन करके बनाया जाता था, उसमें वो सुखाया करते थे अपने उनको मोहरों को। तो बारात दूसरे दिन कोटुली गांव से रुक के अगले दिन वापस यहाँ घर आ गई।
और तो दुल्हन उस समय 15 साल की थी, पिताजी मेरे 28 साल के थे। और 28 साल इसलिए हुए कि उसमें 20-22 साल में शादी हो जाया करती थी, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध में 6 साल बाहर रहे, इसकी वजह से उनकी शादी लेट हो गई। और 15 साल की दुल्हन उस समय जवान मानी जाती थी। और हमारी माताजी भी हमारे पूरे परिवार की तरह खूब लंबी चौड़ी थी और देखने में भी मेरी माँ बहुत सुंदर थी। तो यानी कि जोड़ी को लोग उस समय कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। उसके बाद हमारे जो पिताजी थे वो मेरी अपने माँ बाप की 7वीं संतान थे और सबसे छोटे थे। तो छोटी संतान से माँ का प्यार होता ही होता है। तो पिताजी ने कहा उस समय मैं अपनी दुल्हन को तभी अपने साथ लेके जाऊंगा जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी, तब तक मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, उसके बाद ही ले जाऊंगा, तब तक ये मेरी माता जी की सेवा करेगी। और वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। और यहाँ पर जो नई बहू थी यानी कि मेरी माताजी, वो तन मन धन से अपनी सास की सेवा में लग गई। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और 5 साल तक उन्होंने तन मन धन से सेवा की। और इस दौरान हमारे पिताजी ने IMA देहरादून यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने 1835 में की थी, तो वहाँ पर उन्होंने ड्रिल का कोर्स किया, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी ड्रिल के कोर्स का लायक। और वहाँ उन्होंने AXI ग्रेडिंग ली, यानी कि जो इंस्पेक्टर की ग्रेडिंग होती है वो उन्होंने ली, और वो रुड़की में ड्रिल के इंस्पेक्टर लग गए हैं। तो काफ़ी समय तक वहीं पर रहे। लेकिन जब भारत पाक बंटवारे का युद्ध हो गया 1947 में, तो उसके बाद वहाँ भी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पिताजी को दिसंबर 1948 से सितंबर 1949 तक, लगभग 1 साल के करीब 11 महीने कश्मीर में उनको ड्यूटी पर जाना पड़ा, युद्ध विराम तक। और उसके बाद युद्ध के समय आपको पता ही है, वैसे भी जो बाकी जो पीस टाइम की गतिविधियाँ रोक दी जाती हैं और सारी जो ताकत है उसको युद्ध में झोंक दिया जाता है। उसके बाद उसी दौरान क्या हुआ कि भारतीय सेना का जो भारत और पाक के बीच बंटवारा हुआ था 1947 में, भारत आज़ाद हो गया था। और आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग देश बने, बंटवारा हुआ, तो उसमें गदर हो गया। गदर का मतलब यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान से हिंदू इधर आने लगे, मारकाट हो गई, लाखों की तादाद में लोग मारे गए, घायल हो गए, अपंग हो गए, माँ बाप से बिछड़ गई, पति पत्नी से बिछड़ गया, बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, किसी के हाथ पैर कटे हैं, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई गाड़ी नहीं है, गर्मी भयंकर है और आने जाने के साधन नहीं हैं, रेलें पाकिस्तान से लाशों से कट के भरी पड़ी पट के आ रही हैं। यहाँ पे वो गिफ्ट भेजा जा रहा नेहरू और गांधी के लिए पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद यहाँ से भी बदले की कार्रवाइयाँ हुई। तो इसी कार्रवाइयों में जब लाखों लोग मर गए, तो उस समय भारत जब आज़ाद हुआ तो भारतीय सेना का भारत को हस्तांतरण नहीं हो पाया था। और उधर पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली भेज के युद्ध भी कर दिया, तो भारतीय सेना हमारी बिजी हो गई। तो जो 1947 का बंटवारे के समय का युद्ध था भारत पाक का, उसकी कमान उस समय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा संभाल रहे थे। तो युद्ध विराम 1948 में हो गया। उसके बाद भारतीय सेना को जो ब्रिटिश के अंडर में थी और अभी भी ब्रिटेन के ही इसमें जनरल थे, तो ये बातचीत चली कि अब भारतीय सेना को भारत के कमांडर के हवाले कर दिया जाए और भारत ही इसका अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व और नीति निर्धारण करे। और
इस प्रकार से 15 जनवरी सन 1949 को, 15 जनवरी 1949 को भारतीय जो सेना की हमारी कमान थी वो ब्रिटिश जनरल राय फ्रांसिस बुचर, ब्रिटिश जनरल राय फ्रांसिस बुचर के द्वारा भारत के उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को सौंपी गई, जो कि बाद में जनरल के पद पर ही आसीन हुए। तो भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले हमारे सेना के जनरल थे वो जनरल के.एम. करियप्पा थे, जिनको बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जनरल करियप्पा भारत के दूसरे फील्ड मार्शल की उपाधि वाले जनरल थे। भारत का पहला फील्ड मार्शल का पद SHFJ मानेकशॉ 1971 वार के हीरो मानेकशॉ, जो कि भारतीय सेना के जनरल थे। 1971 का भारत पाकिस्तान वार, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर अलग बांग्लादेश बनाया गया था, उसकी कमान SHFJ मानेकशॉ के हाथों में थी। और मानेकशॉ की उपलब्धि के कारण 1973 में उनको फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया और बाद में फील्ड मार्शल का पद उनसे कुछ साल के बाद वापस भी ले लिया गया। और जो दूसरे फील्ड मार्शल थे भारत के, वो के.एम. करियप्पा थे, जिनको 14 जनवरी 1986 में फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया था। और इन दोनों की ही मृत्यु के बाद आज की डेट में भारत के पास कोई भी फील्ड मार्शल नहीं है, यानी कि भारत का तीसरा फील्ड मार्शल अभी तक कोई भी नहीं बनाया गया है। और इसके बाद भारतीय सेना अपने रूटीन में चलती रही और हमारे पिताजी फिर सितंबर 1949 में, ये सेना का हस्तांतरण जनवरी में हुआ था, उस समय हमारे पिताजी कश्मीर में थे और सितंबर 1949 में उनको युद्ध विराम के बाद वापस रुड़की बुला लिया गया और वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहने लगे और इंस्ट्रक्टर का काम करने लगे। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। उनके साथी भी जो बताते थे, हम बचपन में हमारे घर पर आया करते थे पिताजी को मिलने के लिए, तो उनके वर्ल्ड ऑफ कमांड के अंग्रेज भी दीवाने थे। भारतीय तो थे ही थे, इतना तगड़ा उनका वर्ल्ड ऑफ कमांड था। अब वर्ल्ड ऑफ कमांड क्या होता है ये मैंने भी फ़ौज में जाके देखा और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए और लगभग 17 साल तक ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहा। और मेरे साथी कहते थे कि आपका भी वर्ल्ड ऑफ कमांड बहुत उम्दा दर्जे का है, ऐसा मुझे बताया करते थे। तो भारत में रह करके उसमें माताजी हमारी रुड़की में साथ थी, सरकारी क्वार्टर वहाँ पे मिले हुए थे। और आज का जो IIT रुड़की है वो उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने का थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और हमारी माताजी उस समय साधन और सुविधाएं नहीं थी, वो बताती थी कि मैं चावल का मांड लगा करके आपके पिताजी के वस्त्रों को कड़े कर, जैसे कलफ लगा के स्टार्च लगा के वो कड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनमें प्रेस होती है और प्रेस एकदम खड़ी रहती है, तो मैं चावल का मांड लगा के सुखा करके और उनमें स्वयं प्रेस करती थी। कोयले की प्रेस होती थी उन दिनों। और उसके अलावा जो उनके इक्विपमेंट होते, जिसमें ये आगे छाती में लगने वाले पोच, पीठ में लगने वाला पिट्ठू, बेल्ट और नीचे पैरों में लगने वाले एंकलेट को भी वो ब्लैंको करते। ब्लैंको यानी कि एक फौजी कलर जो ओजी कलर है, डार्क ग्रीन कलर का,
उसकी टिकिया आती थी, उसको घोल करके ब्रश से पॉलिश किया जाता था और उसको चमकाया जाता था। साथ में जहाँ जहाँ पीतल लगी होती थी उस पीतल को भी ब्राशों के द्वारा यानी कि पीतल पॉलिश के द्वारा चमकाया जाता था। तो बोलती थी मेरा ये रूटीन का काम था, प्रेस करना, ब्राशो करना, ब्लैंको करना और जूते की पॉलिश करना। उनको इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि वो जब सेकेंड वर्ल्ड के वार के बाद भारत आए थे तो उन्हें तुरंत फिर हवलदार बना दिया गया था। वहाँ मैंने पिछले में बताया था कि आपको एक कैप्टन ने उनको गलत तरीके से तोड़ दिया था और अब यहाँ पर उनकी पदोन्नति हो गई थी, उनको कंपनी हवलदार मेजर बना दिया गया था। तो वो इंस्पेक्टर भी थे और कंपनी हवलदार मेजर का भी काम करते थे रुड़की में। इसके साथ ही पूरी कभी दिन में कभी रात में अचानक घोषणा हो जाती थी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कि भाई युद्ध शुरू हो गया है। तो पूरी इंजीनियर जा कर के जो रुड़की में हरिद्वार से गंगा नहर आ रही है उसके ऊपर धड़ाधड़ पुल बनाना, उसमें फैमिलियों को भी बुलाया जाता था देखने के लिए और फिर तोड़ देना तुरंत उसको। तो यानी कि प्रैक्टिस हो जाती थी, हमने कितनी जल्दी युद्ध के मैदान में पुल बनाना है, उसको तोड़ना है, रोड बनाना है, माइनिंग जो माइन वगैरह बिछाते हैं ये काम है। ये सारे काम मतलब हमारे माताजी ने भी उस समय साथ में देखे। और आपने कोर्ट मार्शल सुना होगा। फौज में क्या होता है, जब कोई बड़ा अपराध कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल की परेड आयोजित की जाती है बड़े ग्राउंड में। वहाँ पर सभी के सामने उसके रैंक को कैंची से काट के उतारा जाता है, कपड़ों को उतारा जाता है और उसको सूखा घर भेज दिया जाता है। तो उनके कंपनी के कोई CQ मैच थे, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे, यानी कि जो स्टोर वगैरह देखते हैं, जो जिनके पास इक्विपमेंट क्लोथिंग वगैरह का सारा चार्ज होता है, उन्होंने कोई बड़ा घोटाला कर दिया था उस ज़माने में। तो उनकी फैमिली भी वहाँ पे साथ थी और उनको वहाँ पर बाद में जो उनका जो फौजी कोर्ट जो बैठती है उन्होंने उसको कोर्ट मार्शल का आदेश दिया। तो रुड़की का जो बहुत बड़ा ग्राउंड है उसमें कोर्ट मार्शल की उस ज़माने में परेड आयोजित की गई और उनका रैंक उतारा गया, वर्दी उतारी गई और उनको सूखा घर भेजा गया। तो हमारी माताजी ने वो भी परेड देखी थी और वो कहती हैं कि बड़ा हृदय विदारक दृश्य था उस समय जब वो कोर्ट मार्शल में उनके कपड़े काटे जा रहे थे, रैंक उतारा जा रहा था। तो ये बड़े बड़े उन्होंने दृश्य देखे उस ज़माने में। और साथ में जब कभी कोई बड़े फंक्शन होते थे जिसको फ़ौज में बड़ा खाना कहते हैं, तो उसमें भी उस ज़माने में फैमिलियों को बुलाया जाता था। और हमारी माताजी बताती थी, पिताजी बताते थे कि बड़े खाने जो हैं बहुत ही उम्दा तरीके से आयोजित किया जाते थे, जिसमें सैकड़ों किस्म के पकवान बनते थे। आज तो उनका नाम तक नहीं लिया जाता आज के बड़े खानों में। तो वो भी उन्होंने वहाँ पे एंजॉय किए हैं। तो मित्रों, ये जो तीसरा भाग है मैं यहीं इसको समाप्त करना चाहता था, लेकिन मुझे एक भाग और लेना पड़ेगा जो 3-4 दिन बाद आपके सामने आएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1952 में भारत का जो इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो पहला गणतंत्र हुआ था। उसके बाद हमारे पिताजी UN मिशन पर नेपाल चले गए थे। वहाँ उन्होंने प्रथम एवरेस्ट विजेता तेंजिंग और हिलेरी से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद वो जब 1959 में रिटायर हुए थे तो मैं वहाँ तक की ये बहुत ही रोचक और रोमांचक और दिलकश कहानी आपको अपने चौथे एपिसोड में यानी कि चौथे भाग में बताऊंगा और वहाँ पर इसको समाप्ति भी कर दूंगा। तो 3-4 दिन बाद मेरा ये चौथा भाग आएगा। तो इस चौथे भाग तक के लिए आपको ये 3 भाग कैसे लगे इसके बारे में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल फौजी अंकल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों को भी भेजिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आपको इसमें उस ज़माने का नॉलेज हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस चौखुटिया गेवाड़ घाटी, जो कि अभी आपको सामने दिखाई दे रही है, सामने बाज़ार दिखाई दे रहा है और पूरी प्लेन खेती दिखाई दे रही है, सामने दिल्ली बद्रीनाथ जो कि रामनगर मुरादाबाद होते हुए आता है, ये हाईवे भी दिखाई दे रहा है। इसकी छत से आपको मैं पुनः नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम और सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।